हेलो एवरीवन। अब हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर से, जो कि आपके जब भी आप टैक्स का काम करते हो आपको बहुत ज़रूरत लगती है। मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक आपको टैक्स ऑडिट करते टाइम पे बहुत ज़रूरत लगती है इसकी, और ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसके अंदर से। तो छोटा सा कवरिंग है, 4 सेक्शन है, उसके अंदर से यदि आपको 5 मार्क का भी कवरिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, और 1-2 सम करते ही आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाता है। तो बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, और ये आपको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर किस में है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने में। आपको ये सब प्रैक्टिकल में आएगा। आपको जब टैक्स ऑडिट आप करोगे तब ये चीजें आपके सामने आएगी। तो यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नया नया नहीं लगेगा। आपको किसी को ऐसा बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस चीज को समझ जाओगे। लेकिन यदि आपने पहले कभी ये सब देखा नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है वो इस चीजों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटे टॉपिक है लेकिन इनको छोड़ देते हैं। इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मानो आपको ना पूरा टैक्स आता है लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, और आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो क्या लगेगा सामने वाले को कि इसका टैक्स थोड़ा वीक है, इसका डायरेक्ट टैक्स थोड़ा वीक है। तो ये सब अपने को दूर करना है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 269 SS। 269 SS क्या बोलता है कि आपको ना 20,000 से ज्यादा लोन नहीं लेना है किसी से। आपको किसी से लोन नहीं लेना है, आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको एनी अदर सम भी एक्सेप्ट नहीं करना है। देखो इसमें दिखा के रखा है, मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम। अब आपको दो चीज तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको लोन नहीं लेना है और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है। तीसरा आपको ये दिख रहा है कि स्पेसिफाइड सम क्या होता है। अब स्पेसिफाइड सम क्या होता है, देखो आपने क्या किया, आप कोई बिल्डिंग वगैरह को सेल करने के लिए किसी से एग्रीमेंट कर रहे हो, या ये समझो मॉक की कर रहे हो कि ठीक है आप ना अपनी भाषा में बोलते हैं साई देना, कुछ एडवांस देना, तो सामने वाला इमीडिएट निकाल के दे देता है। तो वो चीजें ध्यान रखना, आपको 20,000 से ऊपर का केस नहीं लेना है। तो ये 3 चीजें उसमें ध्यान रखना कि आपको लोन नहीं लेना है किसी से 20,000 या 20,000 से ऊपर का, ठीक है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, और तीसरा स्पेसिफाइड सम नहीं लेना है। ये कौन से अंडर सेक्शन में आता है? 269 SS के अंदर आता है। 269 SS बोलता है कि आपको लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी हाल में 20,000 से ऊपर, क्योंकि 20,000 से ऊपर आप लोगे तो आप 269 SS के प्रोविजन को बाउंड कर जाओगे, और आपके ऊपर 271D का पेनल्टी लग जाएगा, जो कि उस अमाउंट के बराबर होगा जितना अमाउंट आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जितना लोन आपने लिया है, ठीक है। और कौन से मतलब क्या क्या कैसे ले सकते हो आप? अकाउंट पे चेक में ले सकते हो, आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ले सकते हो, आप नेफ्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आ गया आपका? NEFT आ गया, आपका RTGS आ गया, आपका भीम पे आ गया, UPI आ गया, आपका आधार पे आ गया। ये स्पेसिफाइड है ना अपना। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हो। ये चीजें तो आपको एक्सेप्ट है कि इन चीजों के माध्यम से आप इन चीजों के थ्रू तो आप ले सकते हो, लेकिन केस वगैरह में नहीं ले सकते। देखो क्या दिया हुआ है, सेक्शन 269 SS प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम फ्रॉम एनी अदर पर्सन डिपॉजिटर, मतलब इसमें डिपॉजिटर भी हो सकता है, एक्सेप्ट बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड इफ। तो ये इसने बताया। दूसरा इसने ये भी बोल के रखा है, सपोज आप क्या करते हो कई बार कि आपने 20,000 नहीं लिया, लेकिन आपने क्या किया, 15,000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया, आपने 10,000 रुपए लिया, तो 269 SS का आपने प्रोविजन को किया क्या? तो उसने बोला नहीं भाई, 20,000 का लिमिट था, ठीक है। आपने क्या किया, उसके बाद में 15,000 का और ले लिया, तो आपने बोला देखो
पहले मैंने 10,000 का लिया था तो मैं उस लिमिट के अंदर ही थे, अभी मैं 15,000 का और ले रहा हूं तो भी अंडर यू नहीं। यदि वो पहले का आउटस्टैंडिंग और प्लस आज और ले रहे हो वो मिला के भी 20,000 से ऊपर हो रहा है तो आप उसको क्रॉस कर जाओगे लिमिट को, और आप 269 एसएस के अंदर आपको प्रोविजन फॉल करने के बाद में आपको 271 डी का पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या देख के रखा है कि आपको किन किन चीजों के ऊपर आपको नहीं एप्लीकेबल होगा ये 269 एसएस, कि आपने ना कोई लोन या डिपॉजिट वगैरह लिया है या स्पेसिफाइड सम लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, बैंकिंग कंपनी से लिया है, पोस्ट ऑफिस से लिया है, कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, या एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्रोविंशियल एक्ट और एनी गवर्नमेंट कंपनी, जो कि 245 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में कवर्ड है। मीन्स आप गवर्नमेंट से ले रहे हो कोई बात नहीं, आप 20,000 से ऊपर ले सकते हो, बैंकिंग कंपनी से ले रहे हो ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से ले रहे हो ले सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक से ले रहे हो ले सकते हो, या कोई प्रोविजनल एक्ट है उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें कोई कॉर्पोरेशन है उससे आप ले सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट कंपनी है जो 245 कंपनी एक्ट 2013 में कवर्ड है उससे भी आप ले सकते हो। फिर इसने देख के रखा है कि कुछ नोटिफाइड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बॉडीज वगैरह, उससे भी आप ये ले सकते हो, या फिर कुछ एक केसेस हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के लिए ले रहे हो तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें। अब आपको मीनिंग क्या, लोन और डिपॉजिट का मीनिंग क्या है, लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी, जो आप पैसे लेते हो या किसी का डिपॉजिट लेते हो। फिर स्पेसिफाइड सम क्या है, इसमें देखो देख के रखा है मनी रिसीवेबल वेदर एज एडवांस और अदरवाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था कि आप सेल करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो और सामने वाले ने आपको 20,000 से ऊपर यदि केस दिया है तो 269 एसएस में फॉल कर जाओगे और आपको 271 डी का पेनल्टी लग जाएगा। उससे बचने के लिए आपको 20,000 से ऊपर केस नहीं लेना है। फिर प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो उसने बोला था ये प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें क्रेडिट कार्ड है, उसमें डेबिट कार्ड है, उसमें नेट बैंकिंग है, तीनों कवर्ड है। तो ये था मीनिंग आपको समझने के लिए। IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यदि आप ना पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 एसएस, यदि आपने फेल हो गए 269 एसएस के प्रोविजन में तो आपको क्या पेनल्टी लगने वाला है। देखो उसमें देख के रखा है 271 डी के अंडर सेक्शन 271 डी बोलता है कि आपको इक्वल अमाउंट का ना पेनल्टी लग जाएगा। आपको जितना आपने लिया है, सपोज आपने 30,000 रुपए ले लिया था केस में, तो आपको कितना पेनल्टी लगने वाला है, 30,000 का। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इसमें लिखा हुआ है। अब आगे अपना ये हो गया 269 एसएस। अब आगे है 269 एसटी। एसटी क्या बोलता है कि आप ना 2 लाख रुपए से ऊपर केस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक दिन में एक आदमी से सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते, एक ही पर्सन से एक दिन के अंदर नहीं ले सकते, सिंगल ट्रांजैक्शन के भी आप पे नहीं ले सकते, सिंगल इवेंट के लिए नहीं ले सकते। अब इवेंट का मतलब क्या है, यदि आपको किसी ने शादी का अरेंजमेंट करने के लिए दिया, सपोज आप ना ये करते हो इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, तो आपने जैसे बाजे घोड़ी वगैरह हलवाई वगैरह सबका आपने मैनेज किया है, तो सामने वाले ने बाजा के लिए दिया 50,000 रुपए, घोड़ी के लिए दिया 20,000 रुपए, हलवाई के लिए दिया 1 लाख रुपए, 30,000 किसी के लिए, ऐसे करके आपको 2.5 लाख रुपए केस में दे रहा है, तो 2 लाख से अब हो गया। इसमें ध्यान रखना 2 लाख और 2 लाख से ऊपर, मतलब 2 लाख भी कवर्ड है, मतलब आपको 2 लाख रुपए भी मिला है ना किसी से, तो वो भी 269 एसटी के अंदर कवर्ड हो जाएगा। ध्यान रखना ये ऐसा सेक्शन है। पहले वाले में तो क्या था 20,000 से एक्सीड, और इसमें क्या है 2 लाख और 2 लाख से मोर। तो ये ध्यान रखना, काफी लोग गलती कर जाते हैं, सोचते 2 लाख तक तो 269 एसटी कुछ बोलता ही नहीं है ना, ये चीज है। ठीक है, तो 269 एसटी क्या बोल रहा है, प्रोवाइड दैट नो पर्सन रिसीव एन अमाउंट ऑफ हिज रुपीज 2 लाख और मोर एक्सेप्ट बाई अकाउंट बाई चेक। आप अकाउंट बाई चेक से ले सकते हो, आप बैंक ड्राफ्ट से ले सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने देखा है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है,
आपका नेट बैंकिंग है, आपका यूपीआई है, आपका आधार पे है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ये सब चीजें हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर्ड है। अब क्या क्या नहीं कर सकते, देखो फर्स्ट है इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, एक ही दिन के अंदर एक ही आदमी से आप 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से केस ज्यादा नहीं ले सकते। आप कितना ले सकते हो? 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हो। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, तो कितना ले सकते हो आप ले सकते हो 1,99,999, मतलब 2 लाख रुपए से 1 रुपए भी कम हो गया तो आप उस के लिमिट के अंदर ही हो, तो आप उसको फेलियर नहीं हो रहे हो उसके अंदर, ठीक है। एक आदमी से एक दिन के अंदर आप नहीं ले सकते। दूसरा, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के भी आप, जैसे सपोज कई लोग क्या करते हैं कि एक ट्रांजेक्शन कर लिया, 4 लाख रुपए का कोई ट्रांजेक्शन था, ठीक है, 4 लाख रुपए का सपोज करो उसने सेल किया। अब उसने सोचा यार आज ले लेता हूं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नेक्स्ट दिन ले लेता हूं, मतलब 2-4 दिन या 10 दिन बाद में, और 1.5 लाख रुपए अपन कभी ले लेंगे नेक्स्ट 1-2 महीने बाद में। लेकिन नहीं, आप उस दिन ही फेलियर हो जाओगे, 269ST के अंदर फेलियर हो जाओगे। पहले वाला था कि एक दिन में एक ही आदमी से नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा है कि आप सिंगल ट्रांजेक्शन के ब्याज पे भी नहीं ले सकते। जैसे आपने एक सेल किया 4 लाख का और उसका थोड़ा पेमेंट आ रहा है केस में, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो ये 2 लाख रुपए से ज्यादा लिया ही नहीं, 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा लिया ही नहीं एक दिन में। नहीं, सिंगल ट्रांजेक्शन पे भी आप पूरा मिला के भी नहीं ले सकते 2 लाख या 2 लाख से अधिक। आप ऐसा बोलोगे मैं ना 1 साल में तो ले लेता हूँ 1,90,000 और नेक्स्ट ईयर में ले लेता हूँ 1 लाख रुपए और उसके बाद में ले लेता हूँ 1,10,000 जो भी बचता है, तो वैसा भी नहीं चलता। सिंगल ट्रांजेक्शन मीन्स सिंगल ट्रांजेक्शन, होल इन लाइफ, पूरे मतलब बोलते हैं ना पूरे बिजनेस की लाइफ में ही नहीं ले सकते। फिर आप 2 लाख रुपए मैक्सिमम है, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर यदि आपने लिया एक ही ट्रांजेक्शन के पीछे तो 269ST के अंदर फॉल कर जाओगे और 271E के अंदर आपका पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा सिंगल इवेंट या ओकेजन फ्रॉम एनी अदर पर्सन। मैंने बोला कि आप जैसे कोई शादी वादी करवा रहे हो तो उसके अंदर ना आपको किधर से 50,000 केस मिल रहा है, मतलब हलवाई के बिहाफ पे मिल रहा है 50,000, लाख रुपए मिल रहा है टेंट के बिहाफ पे, 50,000 घोड़ी के बिहाफ पे, 20,000 आपको मिल रहा है ये बैंड बाजा वगैरह के लिए, तो ये मिलके आपका 2.5 लाख हो रहा है। तो आप 2 लाख से ऊपर चले गए और 269ST का जो प्रोविजन है उसको आपने ब्रेक किया है, तो इसके लिए आपको पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है, और ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें इतने जरूरत नहीं कि ये कोई गवर्नमेंट वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से कुछ वो फॉल नहीं करेगा। जो 269SS के अंदर कवर्ड हो जाएगा वो इसके अंदर नहीं करेगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे अपना आ जाएगा फेलियर पे कितना 271 DA का पेनल्टी लग जाएगा, उसके इक्वल अमाउंट का लग जाएगा। जितना भी उसने लिया था 3 लाख का एक्सेप्ट किया है तो 3 लाख का उसको लग जाएगा। फिर एक चीज है कि इसने तो एक्सेप्ट किया 2 लाख से ऊपर का, सामने वाले ने दिया तो सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाला 40A3 में कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आप पेमेंट करते हो 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते केस में। यदि आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो तो 40A3 के अंडर में आपका डिसअलाउड हो जाएगा पूरा एक्सपेंस। तो जो देने वाला है उसका तो क्या हो जाएगा 40A3 के अंदर डिसअलाउड हो जाएगा उसका तो एक्सपेंस पूरा, और जो आप लेने वाले हो 2 लाख से ऊपर तो आपको क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा 271 DA का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में है SU 269SU। 269SU क्या बोलता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो सेल है वो 50 करोड़ से ऊपर का है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से ना फैसिलिटी अवेलेबल करवाओगे कस्टमर के लिए। मतलब आपकी जो शॉप है या आपका बिजनेस है उधर आप डाल के रखोगे कि हम लोग है ना जो प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना उसके थ्रू भी हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं। तो उसके लिए क्या देके रखा है, देखो इसने लिखा है कि दिस सेक्शन रिक्वायर एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग
पेमेंट थ्रू द प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स in addition to facility for other electronic mode of payment if any being provided by such person। मतलब और तरीके से नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह से ले रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना उसके थ्रू भी लेना कंपलसरी हो गया है, गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि ये किस चीज के लिए है, ये ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए है कि आप व्हाइट मनी में ही पेमेंट करो ना यार, अपना पूरा पेमेंट किससे, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो। आपका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो इसका मतलब आपका बिजनेस भी अच्छा है, आपके पास में ये फैसिलिटी होना ही चाहिए। इसके लिए क्या कर दिया इन्होंने कि आपको कंपलसरी हो गया है, और ये सेल्स कब का होना चाहिए, आपका पिछले प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। 50 करोड़ से ऊपर है आपका ग्रॉस रिसीट तो आपको टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट तो आपको कंपलसरी ये रखना है। और यदि आपने नहीं रखा, इसमें प्रेस्क्राइब मोड में क्या क्या है देखो, डेबिट कार्ड पावर्ड बाय यूपे, मतलब डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव करना है, यूपीआई के थ्रू करना है, भीम यूपीआई के थ्रू करना है, आपको क्यूआर कोड वगैरह से पेमेंट रिसीव करना है, ये सब चीजें हैं। और यदि आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा 271 डीबी का, जिसके अंदर ये है कि 5000 एवरी डे आपको पेनलाइज किया जाएगा। और जब तक आप ये प्रूव नहीं कर दोगे ना कि आपके पास सफिशिएंट रीजन है तो ये पेनल्टी लगेगा, ये बचने वाला पेनल्टी नहीं है, लेकिन आप प्रूव करके इसमें छूट ले सकते हो, ठीक है। लास्ट अपना सेक्शन आता है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और डिपॉजिट, ये ठीक उसके ये समझो रिवर्स है जो 269 एसएस था। 269 एसएस में क्या बोला हुआ था कि आप लोन ले नहीं सकते, डिपॉजिट नहीं ले सकते और स्पेसिफाइड सम नहीं ले सकते 20,000 से ऊपर केस। इसने बोला है कि आप ना रीपेमेंट नहीं कर सकते उन लोन का, आप ना कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते 20,000 से ऊपर, डिपॉजिट का भी रीपेमेंट नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड सम का भी नहीं कर सकते। मतलब ये तीनों चीजें जो 269 एसएस में कवर्ड थी उसमें एक्सेप्ट करना था, उसमें लेना था और इसमें देना है, रीपेमेंट है, तो ये उसमें फॉल कर जाएगा। ये अपन करते हैं क्योंकि ये पहले अपन ने देखा ही है कि कैसे कैसे है, वो का वही पूरा कवरिंग है इसके अंदर। तो अपन जाएंगे सीधा एक कर लेंगे, और इसमें जो पेनल्टी लगेगा वो 271E का लगेगा। ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, कई बार तो मैं ही भूल जाता हूँ, तो ये चीजें ध्यान रखने लायक भी नहीं है इतना कि 271E में आएगा या 271D में आएगा, DA में आएगा, DB में आएगा, वो जरूरत नहीं। अपन एक सम कर लेते हैं, उससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अपना है देखो, Fearless General Finance and Investment Limited, a subsidiary NBFC company, accept public deposit, issue deposit certificate and repay the same after some period of time along with interest। ये बोल रहा है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और ये ना इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट कर देती है बाद में। तो इनका है मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए एन इंडिविजुअल हैज डिपॉजिटेड 15,000 ऑन 1 May 2018 फॉर 48 मंथ बाय बियरर चेक। अभी देखो हम लोगों ने बोला अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट ड्राफ्ट वगैरह से, मतलब ये डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से आप कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो, लेकिन इसने क्या बोला कि इन्होंने डिपॉजिट किया है बियरर चेक से, तो उसको एज ए इक्विवेलेंट केस माना जाएगा। केस और बियरर चेक में कोई स्पेसिफिक छूट नहीं है क्योंकि इसमें तो अकाउंट पे ही देख के रखा था, अकाउंट पे ही है नहीं, तो 269 है एसएस वो कवर होगा। फिर उसने क्या बोला कि 1 मई 2018 को तो इसने 15,000, फिर नेक्स्ट उसने क्या किया 30 जून 2021 को वापस एक सर्टिफिकेट निकाला। अभी देखो अपना लिमिट कितना था 20,000 का, तो इसने स्टार्टिंग में 15,000 दिया, तो क्या लिमिट को क्रॉस किया क्या? नहीं, इसने लिमिट को क्रॉस नहीं किया, तो इस पे प्रोविजन लगेगा? नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उस पे नहीं लगेगा क्योंकि 20,000 से बिलो है। लेकिन इसने नेक्स्ट किया 30 जून 2021 को, उस दिन इसने 15,000 का और किया, तो क्या इस दिन लगेगा क्या? हाँ लगेगा, क्योंकि जो अपना अंडर सेक्शन 269 बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि आपका ना आउटस्टैंडिंग मिला के और आज के दिन कर रहे हो सब मिला के भी 20,000 से प्लस चला गया ना, तो आप क्रॉस कर जाओगे लिमिट को। मींस
जो 15,000 था पहले, उस टाइम पे 20,000 को क्रॉस नहीं किया तो वो लिमिट के अंदर था, लेकिन जैसे ही इसने 15,000 का और सर्टिफिकेट निकाला, इसने लिमिट क्रॉस कर गया, क्योंकि आज के दिन 30,000 हो गया, मींस 20,000 से प्लस चलेंगे, तो ये लिमिट को क्रॉस कर गए। ये ऐसे नहीं बोल सकते कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो मैंने 20,000 नहीं किया, नहीं, आज के दिन वो आपका मेच्योर नहीं हुआ था, आज के दिन वो आपका आउटस्टैंडिंग था 15,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग था, और आज के दिन आपने और किया, ये दोनों मिला के आपका 20,000 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपका अंदर है नहीं भैया, तो आपको 269 SS आपने फेल किया है, इसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा। सेकंड है, मिस्टर ए has applied for premature withdrawal against both the certificate and the company has paid him 16,500 by bearer check against principal and interest on 23rd March 2022 due against his first certificate। अभी ये बोल रहा है कि ना कंपनी है उसने क्या किया कि 22 मार्च 2022 को ना इसको 16,500 रुपए रीपेड किया है मिस्टर ए को। अभी देखो रीपेड करते लोन का तो किस में फॉल करता है, 269 किसके अंदर, 269 टी के अंदर, ठीक है। रीपेमेंट कर दिया, कितने से ज्यादा रीपेमेंट नहीं होना चाहिए, 20,000 से ज्यादा, लेकिन उस दिन आउटस्टैंडिंग कितना था, उस दिन आउटस्टैंडिंग कितना था ये ध्यान रखने लायक बात है। उस दिन आउटस्टैंडिंग था 30,000 प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि 15,000 उसने पहला सर्टिफिकेट निकाला था, दूसरा उसने और 15,000 का सर्टिफिकेट निकाला था, तो एक्सेप्ट कितना हो गया था, 30,000 प्लस इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे। और आज के दिन जब रीपेमेंट कर रहा है तो उसका जो रीपेमेंट करने जा रहा है तो उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग कितना है, उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग 20,000 से प्लस है, उस दिन आउटस्टैंडिंग 20,000 से प्लस है। इसके लिए ये क्या कर गया, क्रॉस कर गया लिमिट को, तो इस दिन मानेंगे इसने फर्स्ट जो ये 23rd मार्च 2022 है इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, फर्स्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है जो 25 मार्च 2022 के दिन उसने वापस उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिला 15,500 केस में, तो क्या इसमें भी इसने रीपेमेंट किया है 15,500 का, तो 269 टी के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इस दिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 से कम था, इस दिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 से कम था, इसके लिए ये कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो पहला था, देयर इज नो वायलेंस ऑफ सेक्शन 269 SS एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ 15,000 बाय बियरर चेक ऑन 1 मई 2018। मतलब पहले उसने एक्सेप्ट किया, जो कंपनी थी उसने एक्सेप्ट किया 15,000 का, तो कोई वायलेशन नहीं है, 20,000 के बिलो ही उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जो 20,000। फिर उसके बाद में उसने 30 जून 2021 को वापस एक्सेप्ट किया 15,000 का, तो इस आज के दिन जब 30 जून 2021 है, इस दिन 15,000 पहले का था और 15,000 वापस कर लिया तो 30,000 हो गया, ये 20,000 से अबो है, तो मतलब लिमिट क्रॉस कर गया, इसके लिए 271D के अंदर इक्वल अमाउंट का पेनल्टी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड जो हम लोगों ने देखा कि उसको जो ए है उसको सर्टिफिकेट का पैसा मिला, मतलब कंपनी ने रीपेमेंट किया, रीपेमेंट के टाइम पे 269T के अंदर आता है। इन दिस केस देयर इज a violation of the provision of section 269T at the time of first repayment by bearer check on 23rd March 2022, since on that day the aggregate amount of deposit held by Mr. A with the NBFC company together with interest payable on such deposit is more than 20,000। जिस दिन उसको फर्स्ट सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में पैसा मिला उस दिन क्या था, 30,000 से ऊपर का उसका डिपॉजिट कंपनी के अंदर जमा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रीपेमेंट कितने का किया ये मायने नहीं रखता है, रीपेमेंट के लिए ड्यू कितना है आज के दिन वो मायने रखेगा। रीपेमेंट के लिए ड्यू मींस आज के दिन सामने वाले को रीपेमेंट कर रहे हैं, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, उसका आउटस्टैंडिंग यदि 20,000 से ऊपर है
और रीपेमेंट किया जा रहा है कैश और बियरर चेक में, या आप बोल सकते हो अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा किसी में पेमेंट किया जा रहा है, तो वो 269 ST के अंदर 269 T के अंदर फॉल कर जाएगा, वायलेंस कर देगा वो अंडर सेक्शन 269 T का। तो इसके लिए उसको इक्वल अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा 271 E के अंदर। तो आगे क्या बोल रहा है ये कि पहले के अंदर तो ये हो गया, तो इसके लिए उसको पेनल्टी लग गया। सेकंड, however, the second repayment of 15,500 on 25th March 2022 in cash cannot be considered as a violation of section 269T, since neither the amount of deposit with interest thereon nor the aggregate amount of deposit held by Mr. A on that date together with interest exceed the limit 20,000. Therefore, the provision of section 269T will be attracted at the time of first repayment of bearer check, even if the certificate is being held by Mr. A in joint name with his wife. मतलब इसने आगे पूछा होगा कि वाइफ के जॉइंट वाइफ और उसके नाम पे हो तो भी क्या, बोलते हैं हाँ ठीक है जॉइंट होगा तो भी होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पता चला होगा कि 269 SS और 269 T कैसे बिहेवियर करता है। और 269 SU तो आपको पता ही है कि 50 करोड़ से ऊपर का यदि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में किसी का टर्नओवर रहा होगा या ग्रोस रिसीट रहा होगा तो उस कंपनी को ना स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या क्या होते हैं वो आपको पता है, UPI, भीम पे वगैरह, आधार पे वगैरह वो सब, ठीक है। और 269 SS बोलता है कि आपको ना डिपॉजिट, लोन या स्पेसिफाइड सम को एक्सेप्ट नहीं करना है 20,000 से मोर बियरर चेक या केस के अंदर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन किसमें, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो थ्रू बैंक के हो या प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट हो, उसमें क्या क्या नेट बैंकिंग, नेफ्ट, UPI, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कवर्ड होते हैं, ठीक है। ये 269 SS था। आप 269 SS के साथ में 269 T को पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 269 SS का जस्ट रिवर्स है 269 T। उसमें था एक्सेप्ट करना और इसमें है उसका रीपेमेंट करना, कि आप लोन, डिपॉजिट वगैरह का रीपेमेंट कर रहे हो तो उस दिन आपको देखना है कि जिसका आप रीपेमेंट कर रहे हो, जिसको भी आप रीपेमेंट कर रहे हो, उसका आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है आज के दिन। यदि आप अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा आप पेमेंट कर रहे हो केस में या बियरर चेक के थ्रू, तो आपको और कितना अमाउंट 20,000 से अबो, तो आपको ध्यान रखना है। पेमेंट करते टाइम पे 20,000 से अबो नहीं भी हुआ, लेकिन रीपेमेंट के टाइम पे 20,000 से अबो नहीं भी हुआ, लेकिन उसका ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। आउटस्टैंडिंग बंदे का बैलेंस यदि 20,000 से ज्यादा है और उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं भले ही 10,000, तो भी हम लोग 269 T के अंदर का प्रोविजन का वायलेंस कर देंगे और 271 D का पेनल्टी अपने को, 271 E का पेनल्टी अपने को रेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि फर्स्ट केस था, उसके दिन उसको 30,000 से ज्यादा का, क्योंकि मिस्टर ए ने 2 सर्टिफिकेट लिया था 15,000 का। तो जिस दिन उसका रीपेमेंट, फर्स्ट का रीपेमेंट हो रहा था, उस दिन तो उसका दोनों ही सर्टिफिकेट था कंपनी के पास में, दोनों ही कंपनी का उसको लेना था पैसा, तो 30,000 से ऊपर ही जमा था कंपनी के पास में। तो कंपनी जब रीपेमेंट कर रही है 20,000 से ऊपर वाले बंदे को पेमेंट, भले ही वो 10,000 भी करती ना, तो वो जब भी करती फर्स्ट जो कर रही है तो उसमें फॉल कर जाती। तो इसने क्या किया, 16,500 का पेमेंट किया। अब वैसे देखा जाए तो 20,000 से प्लस का पेमेंट नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि उसका आउटस्टैंडिंग कितना था उस दिन, 20,000 से प्लस। इसके लिए 16,500 पे ये एप्लीकेबल हो गया, वायलेंस हो गया 269 T का। सेकंड पेमेंट किया तो उस दिन उसका आउटस्टैंडिंग ही 15,500 था, जो कि 20,000 से बिलो है, तो इसके लिए वो वायलेंस नहीं है। आप दूसरे उसमें देखो तो इनको 20,000 से प्लस जाते ही सारे पे पेनल्टी लेना था। अब 269 SS में सपोज कंपनी ने ना एक्सेप्ट किया, तो पहला क्या, वायलेंस नहीं था,
तो उस पे इसने कोई पेनल्टी नहीं लगाया। तो पहले वाला 15,000 पे कोई पेनल्टी नहीं लगा। आप समझ लो दोनों क्या ये डबल एस और एस टी लाके दोनों को कवर कर दिया इन्होंने। तो पहले का लिया था जिसे फर्स्ट उसने सर्टिफिकेट ए ने लिया तो कंपनी के पास में 15,000 रुपये एक्सेप्ट हुआ बियरर चेक से, वायलेंस नहीं था। 269 SS बोलते 20,000 से ज्यादा का लोगे तो फर्स्ट सर्टिफिकेट लिए उनको कोई पेनल्टी नहीं लगा और उन्होंने केस ले भी लिया। दूसरा सर्टिफिकेट जैसे ही मिस्टर ए ने लिया ना तो उसका 15,000 प्लस 15,000 चेक कर लिया कि भैया 30,000 हो गया तेरा, 20,000 से अब हो गया। उसको पेनल्टी कितना लगा? उसको पेनल्टी लगा 15,000। तो ऐसे कोई भी कर सकता है फिर तो कि भाई एक साथ में यदि 20,000 से प्लस में लेता, सपोज ए लेता, तो वो बोलता था कि जैसे ही उसने सर्टिफिकेट लिया 20,000 21,000 का लिया समझ लो, तो उसको क्या करते थे 271D के अंदर उसको पेनल्टी लगा देते थे कि 21,000 का। और उस तो इससे क्या हो गया, दोनों पे पेनल्टी लग गया। तो बंदा बोलता है नहीं, एक काम करो आप ना एक 10,000 का दे दो, एक 11,000 का। तो क्या हुआ, 10,000 वाले पे पेनल्टी दिया नहीं उसने क्योंकि पहले ले लिया। फिर दूसरे पे आप बोलोगे नहीं नहीं दूसरे का ही हम लोग देखेंगे, इस टैक्स डिपार्टमेंट दूसरे का ही देखते, तो उसको केवल 11,000 पे पेनल्टी लगता था, जबकि वो एक साथ देता तो उसको पूरा 21,000 पे पेनल्टी लग रहा था। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने छोड़ा नहीं कि ठीक है तू एक बार ले रही है तो ठीक है तू एक पे दे दे पेनल्टी, लेकिन जब रीपेमेंट करेगी तब भी हम देखेंगे। तो रीपेमेंट किया तब पहले का बच गया था ना। इसमें क्या हुआ, पहले वाले 15,000 को ही पेनल्टी लग गया और जो सेकंड पे पहले लग गया था उस पे सेकंड ट्रांजैक्शन में नहीं लगा। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, आप तो केवल सीधा सीधा आप देखोगे, मैंने जो एग्जांपल समझाया उसमें समझ में आएगा। थोड़ा सा डीप में जाओगे तो आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, आज का अपना इतना ही था। ये 4 सेक्शन मेरे को समझाना था। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, इस सम को ना थोड़ा सा अच्छे से देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कभी भी इसको रॉन्ग नहीं करोगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको किधर भी कंफ्यूज नहीं होगा और आप सेम टाइम पे कर दोगे। ये ज्यादातर क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं क्योंकि एक एक दो मार्क्स का करके 2-3 क्वेश्चन डाल सकते हैं जो एग्जामिनर है, इसके लिए उनको अच्छा रहता है। तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए यार, और शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड रिलेटिव जिसको भी शेयर करते हो और आपको लगता है उनको सब्सक्राइब करवाना चाहिए उनसे, तो उनसे सब्सक्राइब भी करवाना चाहिए। ठीक है, और आप देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए हो सकता है आपके काम का हो, जितना भी आप, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड आप हो तो आपको काम का ही होगा जो भी वीडियो रहेगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। बहुत टाइम दे दिया आपने, बहुत ही वैल्यूबल होता है हर किसी का टाइम। तो थैंक यू वेरी मच अगेन।